कर रहे हैं CUET 2026 की प्रिपरेशन, पर कहीं जाने अनजाने में ये 10 गलतियां तो आप नहीं कर रहे हो। तो अगर आपका टारगेट है CUET 2026 के एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का, तो आज ही इन गलतियों को सुधार लीजिए, क्योंकि ये गलतियां आपके ड्रीम कॉलेज के रास्ते तक का रोड़ा बन सकती हैं। मैं हूं आपकी रुचि मैम और लेकर के आ गई हूं एक ऐसी वीडियो जो हर उस बच्चे को देखनी बहुत जरूरी है जो टारगेट कर रहा है CUET 2026 के पेपर को। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, हर दिन स्मार्ट स्टडी करनी होगी, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है। इसके अलावा हम सभी को पता है कि ये जो प्रैक्टिस वाला जो टाइम है ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बच्चों ज़्यादा क्या होगा, आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहोगे, बिकॉज ये जो एग्जाम है वो MCQ बेस्ड है। इसके लिए हमें क्वेश्चंस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा और साथ में रेगुलर रिवीजन। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी के साथ रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप जो है हर दिन रिवीजन कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि CUET 2026 के पेपर में आपका सक्सेसफुल होना बिल्कुल तय है, बिल्कुल ये फिक्स्ड है। आगे बच्चों हम बात करते हैं कि भाई हमारी जो गलतियां हैं वो क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, पर अगर कोई भी बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपको उतना बेनिफिशियल नहीं होगी, उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं दे पाएगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हम रैंडम पढ़ाई करते हैं, कहीं हमारा मन हुआ फिजिक्स उठा लिया, कहीं मन हुआ केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते लगा यार मुझे बायो पढ़नी चाहिए, तो केमिस्ट्री किताब को बंद करके बायो की क्लास को जो है किताब को ओपन कर लिया, क्लास देखने लगे। तो अगर आप रैंडम पढ़ाई करेंगे तो इसका मतलब यह है कभी आप समझ नहीं पाओगे आपका सिलेबस कितना तैयार हुआ है, आपका सिलेबस अभी कितना बचा है, आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। तो इसलिए सबसे पहले तो आज ही एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ बैठो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। इसके अलावा बच्चों बात आती है हमारी दूसरी गलती की, तो हम जैसे बहुत सारे बच्चे या तो ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि अरे मुझे सब आता है, या तो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होगे तब भी आप गलती करोगे, अगर ज़्यादा जो है कह सकती हो पैनिक हो गया, अगर आपको बहुत डर लग रहा है तब भी आप गलती करोगे ही करोगे। तो इसलिए अगर आपके पास इस टाइम पर ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर अगर आप पैनिक हो तो इन दोनों चीज़ों को आज ही बाहर निकाल फेंको और बेटा अपनी जो मैं कह सकती हूँ पूरी एनर्जी है उसको प्रैक्टिस करने में लगाइए। हम करते क्या हैं, रिवीजन को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। एक बार अगर कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि अब तो इस चैप्टर को हमने तैयार कर लिया और अब तो मैं सीधा सीधा इस चैप्टर के क्वेश्चंस को पेपर में ही जो है सॉल्व करूंगा, और यही होता है। इसी वजह से हमारे मार्क्स सबसे कम आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आपने पढ़ लिया है तो ये मत सोचो कि आप जो है आपको ये याद रहेगा, जन्म जन्मांतर तक याद नहीं रहेगा। अगर आप पढ़ते जाओगे तो बेटा ये भी मामूली बात है कि भूलते भी जाएंगे। तो इसलिए आपको रेगुलर रिवाइज जरूर करना है। आगे बच्चों बढ़ते हैं। जो फोर्थ सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है वो है PYQ को सॉल्व नहीं करना। तो अगर आप केवल पढ़ रहे हो, ओनली थ्योरी पढ़ रहे हो, पर अगर आप PYQ को सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप कभी समझ नहीं पाओगे कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। आप कभी खुद को एनालाइज ही नहीं कर पाओगे। आप बेटा कभी भी अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आपको टाइम किस में लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार मेरा जो है स्पीड कम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यार मैं क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहा हूँ तो उस टाइम पर मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता चल रहा है, पर पेपर के बाद मैंने देख लिया कि यार ये तो मुझे आता था पर जाने अनजाने में गलत करके आया। कभी आप ये नहीं जान पाओगे कि किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। ये बच्चों कब पता चलेगा, जब आप PYQ सॉल्व करोगे, पेपर का पैटर्न जानोगे, तभी आपको अपनी असली कहानी पता चलेगी कि कितनी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। वीक सब्जेक्ट्स को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। वीक सब्जेक्ट्स छोड़ो, हम तो उन टॉपिक को ही नहीं उठाते जो हमें पढ़ने में डिफ़िकल्ट लगते हैं। अगर कोई एक ऐसा चैप्टर आ गया जो चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है हमें, मुझसे 2-4 क्वेश्चन नहीं हुए, तो उस चैप्टर को हम छोड़ देते हैं, राइट। अब आपको ये समझना होगा कि आपको आता है या नहीं आता है, पर पेपर में तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो इसलिए अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को हर दिन पढ़ना बंद करो। अगर आपको फिजिक्स डिफिकल्ट लगती है तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। केमिस्ट्री लगती है तो केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। सेम फॉर मैथ, सेम फॉर एनी सब्जेक्ट। अगर आपका कोई भी वीक एरिया, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। स्पीड अगर जो है कम है, स्पीड पे काम करना पड़ेगा। अगर कोई भी टॉपिक वीक है आपका तो आपको उस टॉपिक को समझना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही पहले तो लिस्ट बनाओ कि तुम्हारा इस टाइम पर सबसे ज़्यादा कमजोर
कमज़ोर एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है, उस पर बच्चों हर दिन के साथ जो है काम करना स्टार्ट करो। टारगेट बेस्ड अगर पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चों तो ये एग्ज़ाम उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं क्रैक करना। आगे बढ़ते हैं। छठवीं गलती, टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं करते। हमें नहीं पता है कि हम कितना टाइम रील को जो है देखने में निकाल रहे हैं, कितना टाइम हम जो है पेपर को सॉल्व करने में निकाल रहे हैं। एक मॉक पेपर को हम लोग जो है 6-6, 7-7 घंटे सॉल्व करें। अरे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो अभी आपको करना क्या चाहिए इस टाइम पर, वीक में एटलीस्ट 2 से 3 मॉक पेपर दीजिए। आप देखिए कि आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइमर के साथ सॉल्व करना शुरू करिए। फ़ोन उठाइए और टाइमर लगाइए, और टाइमर के साथ आप देखो कि किसी भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, लॉजिक वाला टाइम लग रहा है या कैलकुलेशन वाला टाइम लग रहा है, डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में कितना है। तो बच्चों ये टाइम जो है पूरा मैं कह सकती हूँ बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसको जाकर के जरूर देखिए बेटा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों जो 7th गलती है वो है वीक सब्जेक्ट्स को इग्नोर करना। बार बार बोला है कि वीक सब्जेक्ट्स को बेटा इग्नोर मत करिए। अगर आप वीक सब्जेक्ट्स को इग्नोर करेंगे तो बच्चों आप जो है उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लास्ट बच्चों 8th, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं हम। बार बार मैंने बोला है रियल एग्जाम प्रैक्टिस आपको जो है तभी पता चलेगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे, तभी एक्चुअली आपको पता चलेगा कि यार मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे और कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता है, मुझे इस टाइम पर क्या करना है, किस टाइम जो है किस चीज़ पर जो है ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो बच्चों अगर आप रियल जो एग्ज़ाम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी टाइम मैनेजमेंट जो है नहीं कर पाएंगे। आपको कहीं पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या मेरा जो है टाइम कितना जा रहा है, मैं कितना टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले रहा हूँ। आप सभी को पता है पूरा खेल टाइम का है, पूरा खेल एक्यूरेसी का है। तो इसलिए बच्चों टाइम का जो है आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और ये टाइम सिर्फ और सिर्फ आएगा टाइमर से। उठाओ फ़ोन और टाइमर लगा करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। NCERT को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। आपने मेरी हर वीडियो में सुना होगा, मैं हर बार एक बात बोलती हूँ, NCERT को मत इग्नोर करो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आपकी NCERT के सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको ज़्यादा रेफरेंस बुक्स मत पढ़ो, जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ोगे उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। किताबें मत पढ़िए आप ज़्यादा, आपको अपनी NCERT को ही 10 बार पढ़ना है, 10 किताबें नहीं पढ़नी, NCERT को ही 10 बार पढ़ना है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो CUET 2026 की टॉपर लिस्ट में आपका नाम होगा, आपका ड्रीम कॉलेज में आपका एडमिशन होगा और आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, लोग आपको बधाइयाँ देने आ रहे होंगे। पर उसके लिए आपको इस पर फोकस करना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं बच्चों सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों गलती जो आप करते हो जाने अनजाने में। आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहते हो या तो कभी कम पढ़ते हो, यानी कि कभी कभी हम लोग वो टॉपिक्स ये पढ़ रहे होते हैं, वो चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं जो कहीं पूछे नहीं जाते। जैसे 12th में अगर हम बात करें तो 12th में अगर मैं आपसे बोलूँ इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ आप जाओगे, अगर संचार व्यवस्था, एक 0 क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर 0 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप किसी ऐसे चैप्टर पर टाइम ज़्यादा दे रहे हो जिससे 2 से 3 क्वेश्चन मिलने हैं, या अगर आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, या आप उन टॉपिक्स को पढ़ ही नहीं रहे हो जो हाई वेटेज हैं, तो अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छे से समझा नहीं है तो फिर ये एग्जाम की जो तैयारी है वो आपकी बिल्कुल सही नहीं चल रही है। तो CUET का प्रॉपर सिलेबस बेटा आपको पढ़ना होगा, समझना होगा कि यार सिलेबस में हाई वेटेज क्या है, मुझे सबसे पहले किस पर फोकस करना है, किस चीज़ पर मुझे टारगेट करना है। सो गाइज सिलेबस को अच्छे से समझने के साथ साथ हाई वेटेज चैप्टर्स पर फोकस करना स्टार्ट करिए, और आज ही उठाओ सब्जेक्ट वाइज कि यार ये मुझे पढ़ना है, मुझे आज ये कंप्लीट करना है, मैं आज ये कंप्लीट करूंगा, आज मुझे ये पढ़ना है, ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, टफ लगता है, पर मैं फिर भी पढ़ूंगा क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर है, हाई वेटेज टॉपिक है। गाइज अगर आप इन 10 गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो आज ही बच्चों आपको करना क्या चाहिए, आज ही बेटा आपको प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आपको इस बैच में सब कुछ मिल रहा है जो आपको इस टाइम पर आवश्यकता है। सो गाइस CUET हिंदी मीडियम छात्रों के लिए भी बेटा मैं कह सकती हूँ कि एग्जाम क्रैक करना पॉसिबल है, DU, BHU, GNU में जाना पॉसिबल है। अगर आप जो है आज जो है इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों अभी जो है कूपन कोड लगाइए RK LIVE LIVE और इस नंबर पे कॉल करके तुरंत एडमिशन लीजिए। बाकी बच्चों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप और किस किस फील्ड में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्या क्या आपको इश्यूज आ रहे हैं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो बच्चों इंतजार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ने का, है ना, कमेंट्स को सुनने का। सो बाय बच्चों, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।